नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन के क्रम में आज हम वायुमंडल भाग 2 की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो वायुमंडल भाग 1 में हमने बात की कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, चंद्रमा पर क्यों नहीं है। इसके अलावा बात की वायुमंडल के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, अर्थात वे पृथ्वी के जैवमंडल के जैव घटकों को क्या क्या प्रदान करने में सहायता करता है। इसके अलावा हमने वायुमंडल के मुख्य घटकों की बात की, जिसमें 3 घटकों की बात की, विभिन्न गैसें, जलवाष्प और एरोसोल। इन तीनों के बाद अब बारी है इस भाग में वायुमंडल के संगठन की, कि वायुमंडल बना किस प्रकार से है। तो जो हम परतों वाला मैटर पढ़ते हैं वो इस भाग में पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि हम जिस तरह से हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, थोड़ा डिटेल होगा, थोड़ा डीप में होगा। तो शुरू करते हैं। और इस भाग के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करें और आपको वो नोट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है, मेरे हाथ द्वारा बनाए गए हस्तलिखित नोट्स हैं, PDF फाइल के रूप में मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, संरचना की जब भी बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, वायुमंडल की संरचना में हम 4 या 5 परतों के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है उसको हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, तापीय विशेषता के आधार पर और रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो अलग अलग घनत्व व तापमान वाली परतों से निर्मित, अर्थात आप जब भी पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल के आखिरी छोर तक जितना भी वायुमंडल है उसको अलग अलग परतों के रूप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर परत का घनत्व अलग है, हर परत का तापमान अलग है और हर परत की विशेषताएं अलग हैं। तो इन घनत्व, तापमान और विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को अलग अलग परतों के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये परतें, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, चौथी और 5वीं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 परत पढ़ते हैं, कभी कभी 4 परतें भी पूछी जाती हैं। कैसे हम बात करेंगे, तो हमने विभिन्न घनत्व वाली और तापमान वाली परतों को हमने नीचे से ऊपर क्रम में सजाया हुआ है। एक बात देखने योग्य है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की परतों का घनत्व कम होता जाता है, अर्थात वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, नीचे है। पृथ्वी के निकट जो परत पाई जाती है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, ऊपर जाने पर क्रमशः घनत्व कम होता जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से निर्मित वायुमंडल, जो परत पृथ्वी की सतह के निकट है, जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है, अर्थात पहली परत, उसका घनत्व ज़्यादा है, सबसे अधिक है। और जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व में कमी आने लगेगी, अर्थात वायुमंडल की परतों का घनत्व पृथ्वी के निकट सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडल की परतों का घनत्व क्या होता है, कम होने लगता है। वायुमंडल की परतों के घनत्व के कम होने से तात्पर्य है कि वायु का घनत्व कम होने लगता है, अर्थात वायु का संकेंद्रण नीचे ज़्यादा है, ऊपर जाने पे वायु का संकेंद्रण कम होता जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तो 90 किलोमीटर के बाद नगण्य हो जाती हैं, और इसके बाद आपकी आती है ऑक्सीजन, वो 120 किलोमीटर के बाद नगण्य हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाने पर बहुत सारी गैसें कम हो रही हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ऊपर जाने पर घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिएगा, हमने परतीय विशेषताओं के आधार पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया है वायुमंडल को। परतीय यानी परतों की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को 2 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। पहला, तापीय विशेषताओं के आधार पर, तापीय विशेषताओं के आधार पर कि परतों की तापीय विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके आधार पर हम मोटे रूप से 4 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। और हम दूसरा बांटते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली बहुत सामान्यतः हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो जो हम ये 5 परतें यहाँ बनाए हुए हैं, ये तापीय विशेषता के आधार पर है। हम पहले ऐसे पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को कुल मिला के 2 तरह से बांटा गया, सममंडल और विषममंडल। इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल को तापीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने पर कुल 4 परतों में बांटा गया है। अब देखेंगे तापीय विशेषता के आधार पर 4 परतों में। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरा समताप मंडल, इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसके अलावा तीसरी आपकी है समताप मंडल। इसके अलावा तीसरी आपकी है मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं। और चौथी परत आपकी है तापमंडल। अर्थात तापीय विशेषताओं के आधार पर जो वायुमंडल को हमने वर्गीकृत किया है
तो इस वर्गीकरण के क्रम में परतों को हमने मोटे रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला क्षोभमंडल, यानी कि पृथ्वी से जैसे आप सबसे ऊपर जाएंगे सबसे पहली परत जो पड़ेगी पृथ्वी पे वो कौन सी पड़ेगी? आपकी क्षोभमंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो क्षोभमंडल के साथ साथ ट्रोपोस्फियर भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके क्षोभमंडल ना पूछ के हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेक्शन में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर लिखा रहता है। अगर उन्होंने केवल क्षोभमंडल, समताप मंडल याद कर लिया और एग्जाम में उसकी जगह ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि एग्जाम में आपने देखा होगा सीटेट, यूपीटेट या किसी भी एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, एक और सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे होते हैं, एक और सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो कभी कभी इनसे जब प्रश्न आता है वायुमंडल की परतों से, तो परतों के नाम दोनों सेक्शन में इधर इंग्लिश में लिखा होता है स्ट्रेटोस्फियर और इधर भी लिखा होता है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने केवल हिंदी में नाम याद किया तो आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आपको परतों के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने, ताकि आपको पेपर के दौरान समस्या ना हो। तो तापीय विशेषताओं के आधार पर आपने देखा, पहली परत क्षोभमंडल, दूसरी परत समताप मंडल, तीसरी परत मध्यमंडल और चौथी परत तापमंडल। तो देखिए तापमंडल को हमने फिर दोबारा 2 भागों में बांटा है, इसे हम कहते हैं आयन मंडल। तापमंडल की 2 परतें, तापमंडल इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की फिर 2 परतें हमने बांटी, आयन मंडल और इसे कहते हैं बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा बहिर्मंडल को हम कभी कभी आयतन मंडल भी कह देते हैं। तो हम देख रहे हैं इस समय कि हम वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे हैं। परतीय विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तापीय विशेषताओं के आधार पर परतों को बांटा गया है और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर परतों को बांटा गया है। तापीय विशेषताओं के आधार पर आपने देखा हमने परतों को मोटे रूप से 4 भागों में बांटा। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तापमंडल को पुनः हमने 2 भागों में बांटा, पहला आयन मंडल, आयनोस्फीयर, दूसरा बहिर्मंडल, इसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, कभी कभी इसको हम आयतन मंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 4 या तापमंडल की इनको 2 मान लिया जाए तो 5 परतों वायुमंडल को बांटा जाता है। कभी कभार सवाल ये आता है कि वायुमंडल के तापमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी परतें आती हैं। कई बार ये प्रश्न आया है, विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रश्न पूछा गया है कि तापमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की किन किन परतों को शामिल किया जाता है। अगर आपने सामान्यतः केवल 5 परतें पढ़ी हैं इस तरह से तो आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि मोटे रूप से 4 परतों में क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मीजोस्फियर, तापमंडल, थर्मोस्फियर। तापमंडल के फिर 2 परतें, पहली आयन मंडल, आयनोस्फियर और दूसरी बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, या बहिर्मंडल को भी हम आयतन मंडल कह देते हैं। तो चलिए अब प्रत्येक परत की विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहली परत आपके सामने यहाँ बन रही है क्षोभमंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो अधिकतम कितनी होती है? 18 किलोमीटर तक, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई जो आपको मिलेगी क्षोभमंडल की वो कितनी मिलेगी? 18 किलोमीटर तक। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसे होगा। देखिए पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है और ध्रुवों पर चपटी होने की वजह से ध्यान रखिएगा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको पता होगा। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर ठंड भी ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभमंडल, उसकी मोटाई विषुवत रेखा पे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि विषुवत रेखा पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, पहला कारण। विषुवत रेखा पे जी का मान भी कम होता है। दोनों की वजह से अर्थात गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से थोड़ा सा परत फैली हुई होती है। गर्मी की वजह से भी आपने देखा होगा किसी भी आप द्रव्य का आप तापमान बढ़ा दें तो उसका आयतन बढ़ जाता है सामान्यतः। तो विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक है, और हम बात करें ध्रुवों की तो ध्रुवों पर यही 8 किलोमीटर तक है। तो ध्रुवों पर क्षोभमंडल की अधिकतम ऊंचाई 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। तो अगर अधिकतम की बात करेंगे तो 18 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन अगर एवरेज की बात करें कि पूरी पृथ्वी पर एवरेज ऊंचाई क्या है वायुमंडल की पहली परत क्षोभमंडल की, तो ये आता है 13 किलोमीटर। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहा जाता है, क्षोभमंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें संवहनी धाराएं चलती हैं। देखिएगा आपने फिजिक्स अगर पढ़ी हो, थोड़ी सी विज्ञान पढ़ी हो, तो क्या होता है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां होती हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां आप पढ़ते हैं नॉर्मली। पहली विधि होती है चालन। चालन विधि जो होती है वो नॉर्मली किस में होती है? ठोसों में होती है। इसे कहते हैं हम
कंडक्शन। मान लीजिए मेरे पास ये एक ठोस मार्कर है, ये किसी धातु का बना है या कोई और मटेरियल है। अगर मैं इसको यहाँ गर्म करूँगा तो धीरे धीरे ये पूरा गर्म हो जाएगा। यानी कि ठोस अगर गर्म हो रहा है तो किस विधि से? चालन विधि से। कैसे? कि यहाँ जब मैंने गर्म किया तो यहाँ के अणु गर्म हुए, तो इन अणुओं ने ऊर्जा पास कर दी किसे? बराबर वाले अणु को, क्योंकि ठोसों के अणु गति तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या किया कि इस अणु ने जो सबसे पहले गर्म हुआ उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी बगल वाले को, उसने फिर अपने पड़ोस वाले को दे दी एनर्जी, ऊष्मा दे दी, हीट दे दी। तो पूरा आपका ये ठोस मटेरियल या ठोस जो भी ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, ये पूरा गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा क्या हुई? ऊष्मा यहाँ थी और यहाँ से पूरे में ट्रांसफ़र हो गई। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें अणु अपना स्थान बदले बिना ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, अर्थात एक गर्म हुआ उसने बगल वाले को ऊष्मा दे दी, तो इस विधि को चालन कहते हैं। और केवल ठोसों में इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसको हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ऊष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि आपने पढ़ी तो उसे कहते हैं संवहन। संवहन जैसे कन्वेक्शन कहते हैं, आपने देखा होगा। आप एसी का एग्जाम्पल लीजिए। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में एसी छत पे लगा हुआ है, मतलब दीवार पे छत से थोड़ा नीचे। ऊपर क्यों लगा हुआ है एसी? उसका नॉर्मल सा रीज़न ये है कि जब आप नीचे बैठे होंगे कमरे में तो आपके शरीर से टकराने वाली हवा गर्म हो जाएगी, आपके श्वसन क्रिया से निकलने वाली वायु भी गर्म होगी। और गर्म वायु कैसी होती है? थोड़ी सी हल्की होती है और वो ऊपर उठ जाती है। और जब वो ऊपर उठ जाएगी तो ऊपर कमरे में एसी लगा हुआ है, वो उसे ठंडा कर देगा। और ठंडी जो वायु है थोड़ी सी भारी होती है, अर्थात गर्म हवा का घनत्व तो कम होता है, अर्थात हल्की होती है, और ठंडी हवा का घनत्व तो थोड़ा ज़्यादा होता है, अर्थात वो थोड़ी सी भारी होती है। तो वो ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो इस तरह से कमरे में आपकी संवहन धाराएं बन जाती हैं कि हवा गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है, गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके कमरे में हवा भरी हुई है और हवा के अणु ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है? कि गर्म ऊष्मा ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडे वाले नीचे आ रहे हैं, फिर गर्म होकर ऊपर, यानी कि हीट ट्रांसफ़र यहाँ भी हो रही है, नहीं हो रही है? लेकिन हीट ट्रांसफ़र यहाँ कैसे हो रही है? यहाँ पे अणु अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। अणु गर्म हुए नीचे, ऊपर चले गए, ऊपर ठंडे हुए, फिर नीचे आ गए। जबकि ठोसों में कैसे हो रहे थे कि यहाँ अणु गर्म हुआ, अब ये ठोस का अणु है तो मूव तो कर नहीं सकता कि इधर आ जाए, क्योंकि ठोस है। तो क्या होगा कि वो अपने बगल वाले को दे देगा हीट। तो इस तरह से पूरा ठोस गर्म हो जाएगा। तो ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है? आपकी चालन कहलाती है। और अगर हम बात करें ऐसे ऑब्जेक्ट की जहाँ अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं किसी बर्तन में, देखा होगा कि पानी जब नीचे गर्म होने लगता है तो पानी के अणु ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से ठंडे पानी के अणु नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ भी किसके माध्यम से? संवहन के माध्यम से ऐसा होता है। आगे हम इस बारे में और बात करेंगे फिजिक्स में। तो इसको संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराओं के जरिए ही गर्म होता है। क्षोभ मंडल में क्या है? वायु भरी हुई है। वायु पहले गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी, ठंडी नीचे आ जाएगी, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, फिर ठंडी, ये क्रम चलता रहता है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी में आते हैं। आपने देखा होगा, परिवर्तन मंडल कहने के पीछे कारण ये है कि क्षोभ मंडल हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, बार बार ये चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पे जलवाष्प बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं अधिक, कभी पवन तेज़ी से चलने लगती है। तो इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक सा नहीं रहता। इसके बाद इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। विक्षोभ अर्थात डिस्टर्बेंस। तो सीधी सी बात है, पवनें चलती हैं, बादल बनते हैं, इत्यादि घटनाएँ होती हैं, तो इसमें डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो पृथ्वी पर सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। संवहन मंडल मैंने आपको समझा दिया क्यों कहते हैं। परिवर्तन मंडल बताया मैंने आपको, चूँकि परिवर्तन होता रहता है इसमें, इसलिए परिवर्तन मंडल। डिस्टर्बेंस रहता है, पवनें चलती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए को विक्षोभ मंडल कहते हैं। विक्षोभ अर्थात डिस्टर्बेंस। इसका नामकरण ट्रोपोस्फियर के रूप में किसने किया? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, टीजरेंस डी बोट। टीजरेंस डी बोट नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, किसके रूप में? ट्रोपोस्फियर के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। इसकी औसत ऊंचाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्रुवों टोटल कितनी है औसत ऊंचाई? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर। अर्थात जिस परत की हम बात कर रहे हैं, पहली परत की हम जो बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पूरी,
तो वो तो 13 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें विषुवत रेखा पे कितनी ऊंचाई है तो 18 किलोमीटर, हम बात करें ध्रुवों पे कितनी है तो 8 किलोमीटर, और एवरेज ऊंचाई कितनी है 13 किलोमीटर। तो आपके सामने लिखा हुआ है ये। मौसम संबंधी घटनाएं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं तो किस में होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगला वाला, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75%, पूरे वायुमंडल में जितनी भी गैस है उसका 75% तो अकेले काय में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पृथ्वी से लेके पूरे अंत तक, यानी कि ये पृथ्वी यहाँ शुरू हो रही है और ये वायुमंडल बिल्कुल आखिरी छोर तक, जितनी भी गैस टोटल यहाँ है, इस पूरी गैस का 75% अकेले काय में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत भी कौन सी है, क्षोभ मंडल है। इसके अलावा इसमें तापमान में गिरावट आती है। आप जब क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हो तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपके समक्ष, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन होता है जब आप 1000 मीटर ऊपर जाते हैं, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होगा यदि आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन होगा अगर आप 1000 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, किसमें, क्षोभ मंडल में। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आपसे पूछा गया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी कब आती है, जब आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे, दोनों एक ही है, 1 डिग्री से करेंगे 6.5 डिग्री और 165 मीटर से करेंगे 6.5 गुना, तो आपका 1000 मीटर आएगा। इसको सामान्य पतन दर कहते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं, अर्थात तापमान में कितनी गिरावट आती है। तो क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर, 1000 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरता है, या 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे गिरता है। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। इसको परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल इत्यादि कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के रूप में इसका नामकरण टीजरेंस डी बोट ने किया था, जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। आपके सामने लिखा हुआ है। ऊपर जाने पर क्या होता है, इसमें 1000 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों कैलकुलेशन एक ही हैं, डाउन होता है। इसे सामान्य तापमान पतन दर, सामान्य पतन दर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। देखिएगा, क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम धाराएं किस में चलती हैं, क्षोभ मंडल में ही चलती हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम धाराएं क्या होती हैं, जब हम भूगोल की कक्षाएं करेंगे, विश्व भूगोल की, तो हम वायुमंडलीय दाब, पवनें, गतियाँ इत्यादि बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं कि पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। बहुत शक्तिशाली हवाएं जिनकी दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर, इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। इन्हें जेट स्ट्रीम धाराएँ कहते हैं। जेट स्ट्रीम धाराएं कहते हैं। जेट स्ट्रीम धाराएं क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न ये है कि इनके बारे में पता लगा द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका के बमवर्षक विमान जापान की तरफ जाते थे, तो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ग्लोब पे कि अमेरिका से हम जापान जाएंगे तो ग्लोब के पीछे होकर जा सकते हैं प्रशांत महासागर के ऊपर, या हम आगे होकर जा सकते हैं यूरोप और एशिया पे होकर। तो जब वो जापान जाते थे तो जाते समय उनको मुश्किलें होती थी, क्योंकि वो पीछे होकर जाते थे प्रशांत महासागर पे होके, और जब वो लौट के आते थे तो उन विमानों को आने में आसानी होती थी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ी से, आप देखेंगे कि हवा तेज़ी से आ रही है, और तेज़ी से आने पर अगर जेट विमान उसी हवा के अगेंस्ट जा रहा है तो उस हवा की तेज़ी से उसको समस्या होगी उड़ने में, और अगर वो उसी दिशा में जा रहा है जिसमें हवा चल रही है तो सीधी सी बात है उसको आसानी होगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेट धाराओं की खोज हुई, विस्तार से चर्चा करेंगे इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो जो जेट धाराएँ हैं, वो जेट धाराएँ किस में पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं आपके क्षोभ मंडल में। ध्यान रखिएगा, सीधे प्रश्न आता है
दिखेगा। अगर मैं जेड धाराएं यहाँ और ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे जेड धाराएं और इसके अलावा जितनी भी हम पवनों की बात करेंगे, एक एक पवन आपको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर होगी। तो जेड धाराएं कहाँ चलती हैं? क्षोभ मंडल में। इसके अलावा क्षोभ मंडल संवहन व चालन विधियों से गर्म होता है। संवहन और चालन विधियों से, संवहन विधि मैंने आपको बता दी, जब अणु स्थान छोड़ के एक दूसरे को गर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया एसी वाला एग्जांपल आपको दिया, पानी बॉईल करेंगे तो पानी नीचे गर्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर से फिर ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। तो जब अणु स्थान चेंज करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं तो संवहन विधि, और जब अणु स्थान चेंज नहीं करते तो कौन सी विधि होती है? चालन विधि होती है। तो आपका क्षोभ मंडल संवहन और चालन दोनों विधियों से गर्म होता है। इसके अलावा आप देखेंगे, अब जब आपका ये समाप्त होगा, क्षोभ मंडल ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल जब समाप्त होगा तो क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है ना। क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्षोभ मंडल समताप मंडल से किसके द्वारा अलग होता है? तो क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ सीमा का तापमान, अब आपने देखा कि आप जब ऊपर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे 1000 मीटर ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर डाउन हो रहा था ना, तो क्षोभ सीमा तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्षोभ सीमा पर जब आप बिल्कुल यहाँ से आप पृथ्वी से चले सतह से और बिल्कुल आप क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा पर पहुंच गए। अगर क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा पर आप ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और विषुवत रेखा पर जाएंगे तो -80 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अर्थात एक बार और समझिए कि क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, और क्षोभ सीमा का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, जो कि ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड और विषुवत रेखा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये सेक्शन आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं समताप मंडल की। क्षोभ मंडल के बाद वाली जो परत है उसका नाम है समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसका नामकरण किसने किया था? इस परत का नामकरण वापस से वही वैज्ञानिक फ्रांस के टीजरेंस डी बोट, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स वहाँ लिखी होंगी। मैं सिर्फ यहाँ कीवर्ड लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे क्या क्या कराना है। ठीक है ना। तो समताप मंडल का नाम खोज किसने किया था? टीजरेंस डी बोट ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जब क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है 18 किलोमीटर तक, तो 18 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक, यानी कि क्षोभ मंडल जब समाप्त हो जाएगा तो क्षोभ मंडल के बाद ऊपर तक जाएंगे तो कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये नहीं है कि क्षोभ मंडल के बाद 50 किलोमीटर और नहीं, क्षोभ मंडल खत्म होने के बाद उतनी ऊंचाई जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की है, तो क्षोभ मंडल का 18 निकाल दो, 18 के बाद 19, 20, 21, इस तरह से आप 50 तक जब जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो किस में आती है? समताप मंडल में आती है। अब ध्यान रखिएगा, आप सपोज करिए कि ये आपका क्षोभ मंडल समाप्त हो गया और यहाँ आपका समताप मंडल है। ठीक है ना। ये क्षोभ मंडल था आपका और यहाँ आपका ऊपर समताप मंडल है। अब क्षोभ मंडल से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपका तापमान पहले सामान्य होगा, फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर पर यहाँ पे एक ओजोन परत मिलेगी। यानी कि क्षोभ मंडल के बाद ये जो एरिया पूरा है, ये पूरा समताप मंडल का है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया आपका समताप मंडल का है। यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ आपको एक ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत नॉर्मल है, सबको पता रहता है। अब ये ओजोन परत से नीचे का जो एरिया है, ये एरिया जो है ये, यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपर का और ओजोन परत से नीचे का, इसको कभी कभी ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल कहा जाता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है, सामान्य होता है, लेकिन इसके जब ऊपर पहुँचते हैं, अर्थात जैसे ही हम ओजोन परत को क्रॉस करते हैं, तापमान बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है? कि सूरज से आने वाली रोशनी में, सूरज से आने वाली ऊष्मा से पराबैंगनी किरणें, जिसको मैंने कल बताया आपको, पार्ट 1 में बताया था, वायुमंडल पार्ट 1 में, कि ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको नीचे नहीं आने देता। तो आप देखेंगे इस ओजोन परत के ऊपर का तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ओजोन से नीचे का तापमान क्या होगा? कम होगा। अगली बात यहाँ ये है कि इस मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं थी। आप देख रहे हैं समताप मंडल खोज टीजरेंस डी बोट, ऊंचाई क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया।
तापमान में वृद्धि किसके कारण होती है? ओजोन परत के कारण। लेकिन कहाँ? ओजोन परत से ऊपर तापमान में वृद्धि होगी, ओजोन परत के नीचे नीचे तापमान सही रहेगा। और चूंकि मौसमी घटना कोई नहीं हो रही, इसीलिए वायुयान चालक यहाँ वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। जो हवाई चालक होते हैं वो अपना वायुयान ओजोन मंडल में, अगर ऑप्शन में ओजोन मंडल नहीं है तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। उसकी वजह है कि तापमान नॉर्मल होता है, इसके अलावा कोई भी मौसमी हलचल नहीं होती, जिससे कि वायुयान बड़ी आसानी से वहाँ पे उड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके निचले भाग में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल खत्म होने के बाद और समताप मंडल में ओजोन परत के नीचे नीचे, इसको मैं ओजोन मंडल कह रहा हूँ, यहाँ पे वायुयान चालक वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं, चूँकि उन्हें वायुयान उड़ाने में यहाँ आसानी होती है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ओजोन परत के नीचे का क्षेत्र यहाँ के मैंने आपको बताया ओजोन मंडल कहलाता है। अब जब ओजोन परत से ऊपर जाएंगे, समताप मंडल में तापमान बढ़ जाएगा, और जब समताप मंडल समाप्त होने पे आएगी ये परत, तो इसकी आखिरी सीमा को हम समताप सीमा कहते हैं। जैसे पहली परत क्षोभ मंडल जब समाप्त हुई तो उसकी आखिरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा, उसी प्रकार समताप मंडल जब समाप्त होगा तो उसकी आखिरी सीमा को हम समताप सीमा कहेंगे। तो समताप मंडल से कई चीज़ देखी हैं आपने, ऊंचाई देखी 50 किलोमीटर तक, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत से ऊपर तापमान में वृद्धि, ओजोन परत से नीचे का एरिया ओजोन मंडल, वायुयान चालक वायुयान उड़ाना पसंद करेंगे। और इसके अलावा उसकी ऊपरी सीमा को, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। अगली परत की बात करते हैं मध्यमंडल, इसे कहते हैं मीजोस्फीयर। तो पहले इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, और 50 के बाद 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल। मीजोस्फीयर कहाँ तक पाया जाएगा कि 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल समाप्त हो जाएगा, और समताप मंडल समाप्त हो जाने के बाद 80 किलोमीटर तक आपका मध्यमंडल रहेगा। ठीक है ना? मध्यमंडल को विशेष रूप से हमें पढ़ना है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं आप? विस्तार समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक। सर्वाधिक ठंडी परत है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। अब देखिएगा, विचित्र बात समझिएगा कि मध्यमंडल बीच में आ रहा है, तीसरी लेयर आप जो देख रहे हैं ये मध्यमंडल है आपकी, इसके नीचे भी गर्मी, इसके ऊपर भी गर्मी, लेकिन बीच में ये ठंडी है। इसके ठंडे होने की वजह क्या है? मैंने नोट्स में सब लिख दिया है, इंग्लिश में आप उसे देख लेना, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, मध्यमंडल में हवा का घनत्व तो बहुत कम है, और हवा का घनत्व तो कम है अर्थात हवा के अणु बहुत कम है, और जब हवा के अणु कम होंगे तो सूरज से आने वाली रोशनी से ऊष्मा भी कम सोखी जाएगी। यानी कि मध्यमंडल में हवा बहुत कम है। हवा कम का मतलब क्या है? हवा का घनत्व तो कम है, विरल है हवा वहाँ। विरल का मतलब है वहाँ क्या है? उसके अणुओं की संख्या कम है, हवा के अणुओं की। और हवा के अणु कम है तो सूरज से आने वाली रोशनी अर्थात ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी कम करते हैं वो। तो एक तो यहाँ तापमान कम हुआ। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी CO2 पाई जाती है मध्यमंडल में। CO2 के जो मॉलिक्यूल हैं, CO2 के जो अणु हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो ऊष्मा थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब की है मध्यमंडल में, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि पहला कारण मध्यमंडल के ठंडा होने का कि यहाँ पे एयर का जो डेंसिटी है वो कम है, कम घनत्व वाली हवा है, तो वहाँ अणु भी कम है एयर के, और एयर के अणु जब कम है तो वो कम ऊष्मा ग्रहण करते हैं, कम ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं सूरज से आने वाली को। और जितनी भी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ जो CO2 मौजूद है तो वो CO2 उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो फोटोन के रूप में बाउंस बैक कर देती है ऊपर की ओर। यानी कि ये आप देखेंगे, यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी, ये आपका क्षोभ मंडल, ये आपका समताप मंडल, ये आपका मध्यमंडल। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है समझाने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपकी एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, और साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे CO2 भी है। तो एयर मॉलिक्यूल्स सूरज से आने वाली ऊष्मा को कम से कम एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि कम अणु है यहाँ पे हवा के, और जितनी भी ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब करेंगे वो ऊष्मा CO2 को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फोटोन के रूप में बाउंस बैक कर देंगे, यानी कि प्रकाश के कणों के रूप में उसको बाउंस बैक कर देंगे ऊपर ही। इसीलिए मध्यमंडल का तापमान कम हो जाता है, और CO2 को मॉलिक्यूल जिस ऊष्मा को, CO2 को अणु जिस ऊष्मा को बाउंस बैक कर रहे हैं, इसको रेडिएटिव एमिशन कहा जाता है। फिजिक्स में चर्चा करेंगे इसकी, रेडिएटिव एमिशन की। तो इस प्रक्रिया की वजह से मध्यमंडल बहुत ठंडा होता है, पहला कारण।
हवा का घनत्व बहुत कम है और CO2 के मॉलिक्यूल भी उसको ठंडा करने में योगदान देते हैं, क्योंकि वो उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोन के रूप में ऊपर आकाश में उसको प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। यह क्रिया रेडिएटिव एमिशन कहलाती है। इन दो वजह से मध्यमंडल सबसे ठंडा है। तो ध्यान रखिएगा, मध्यमंडल का विस्तार, मीजोस्फीयर का जो एक्सटेंशन है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक सबसे ठंडी परत है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसका चला जाता है। इसके न्यूनतम ताप की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। जैसे हमने देखा कि क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा ट्रोपोपॉज, समताप मंडल की आखिरी सीमा स्ट्रेटोपॉज, इसी तरह से मध्य मंडल की आखिरी सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है मेसोपॉज, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मेसोपॉज के बाद क्या शुरू हो जाता है? आयन मंडल शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 परतें थी पहली, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। चौथी परत बताया था ताप मंडल। ताप मंडल की भी 2 परतें, आयन मंडल और आयतन मंडल। तो जैसे ही मध्यमंडल समाप्त होता है, आयन मंडल शुरू होता है, तो आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि ताप मंडल के अंतर्गत आ रही है। तो आप देखेंगे मध्यमंडल के ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी को तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तापीय प्रतिलोमन। तो आपसे पूछा जाता है कि तापीय प्रतिलोमन, प्रतिलोम आप जानते हैं विपरीत से कहते हैं कि ऊपर भी गर्म है नीचे भी गर्म है बीच में ठंडा है, तो इसको तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। कई दफ़ा पूछा जाता है कि मध्यमंडल में किस मंडल में या वायुमंडल किस परत में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है, तो आपका आंसर होगा मध्यमंडल। तो आप समझ गए होंगे मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, सर्वाधिक ठंडी होने की वजह हवा का घनत्व का कम होना और CO2 के मॉलिक्यूल द्वारा रेडिएटिव एमिशन की क्रिया के द्वारा उस ऊष्मा को फोटोन के रूप में अंतरिक्ष में वापस कर देना। ठीक है ना। इसके अलावा न्यूनतम ताप की आखिरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। उसके बाद इस परत में मेसोपॉज में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ तापमान ज़्यादा है जबकि बीच में तापमान कम है। ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है ठंडे होने का रीजन में लिख रखा है लेस एयर पार्टिकल्स CO2, और CO2 क्या करती है? रेडिएटिव एमिशन करती है, इसीलिए मध्यमंडल आपका ठंडा है। ध्यान रखिएगा, अधिकांश उल्कापिंड मीटियोर्स जिन्हें कहा जाता है। देखिए उल्कापिंड क्या है? अंतरिक्ष में हमारे बहुत से पिंड हैं। जो बहुत बड़े पिंड हैं वो तारे कहलाते हैं, छोटे पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और छोटे पिंड हैं तो उपग्रह कहलाते हैं। तारे का चक्कर ग्रह लगा रहा है, ग्रह का चक्कर उपग्रह लगा रहा है, यानी कि सिस्टम में बंधे हुए हैं। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनका ना तो कोई कक्षा होती है नियमित, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो नियमित कक्षा है ना, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है तो नियमित कक्षा है ना। लेकिन कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, वो कहीं भी निश्चित गति नहीं करते, वो इधर उधर अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। इनको हम उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंडों के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उल्कापिंड जो जब आते हैं पृथ्वी पर, आपने देखा होगा अभी एक उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से निकला है 29 अप्रैल को, आपने ये न्यूज़ बड़े ध्यान से देखी होगी। बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि अरे पृथ्वी टकराया तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अतीत में कई सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए हैं, भारी तबाही मचाई है उन्होंने। काफ़ी सारी झीलों का निर्माण, आपने सुना होगा क्रेटर झील का निर्माण होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योग्राफी में। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहिर्मंडल में आते होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर बहिर्मंडल है। उसके बाद आयन मंडल में आते हैं, फिर वो आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल में ज़्यादातर जल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ऊपर से जब वो आते हैं बहिर्मंडल, हवा कम है बहुत, तो हवा कम है बहिर्मंडल में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ हवा के अणु कम है तो उसकी रगड़ कम लगेगी। जब बहिर्मंडल में हवा के अणु कम होंगे तो आप देखेंगे उल्का पिंडों से क्या होगा, उन हवा की रगड़ कम होगी तो जलेंगे नहीं अच्छे से। और नीचे आएगा आयन मंडल में भी हवा के अणुओं से अच्छे से नहीं रगड़ेगा, लेकिन जब वो मध्य मंडल में आएगा, मध्य मंडल में कंपैरेटिवली बहिर्मंडल और आयन मंडल की तुलना में मध्य मंडल में थोड़ी सी हवा ज़्यादा है, और उस हवा से रगड़ के बाद जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो कई दफ़ा पूछा गया है कि उल्कापिंड किस मंडल में नष्ट होते हैं, तो किस में नष्ट होते हैं? मध्य मंडल में। यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ अधिकांश उल्कापिंड, सारे नहीं। आप कभी रात को देखते होंगे, जब आप रात को लेटे होते हैं एक टूटता हुआ तारा जाता है और हम हाथ जोड़कर उससे मन्नत भी मांग लेते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो उल्कापिंडी होते हैं। चूँकि दिन में भी गिरते हैं रात में भी गिरते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते, रात में दिखाई देते हैं, और ज़्यादातर केस में क्या होता है पृथ्वी की सतह आते आते जल जाते हैं। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अधिकांश उल्कापिंड कहाँ नष्ट हो जाते हैं, तो मध्यमंडल में नष्ट
हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी लेयर की, अर्थात तापमंडल की बात करते हैं, थर्मोस्फीयर। और तापमंडल की पहली परत कौन सी है? आयनमंडल, जिसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्यमंडल के ऊपर इसका विस्तार कहाँ तक है? 640 किलोमीटर तक। तो जैसा आपने देखा पहले 18 तक, या एवरेज कहें तो क्षोभमंडल 13 तक, ये विषुवत रेखा पर 18 तक। 18 के बाद ऊपर समताप मंडल 50 तक, 50 से ऊपर 80 तक किलोमीटर तक मध्यमंडल, और 80 के बाद 640 किलोमीटर तक आपका कौन पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। आयन, ध्यान रखिएगा, इसका नाम आयन मंडल क्यों दिया गया है? आपने पढ़े होंगे एटम, परमाणु, और परमाणु से बनते हैं आयन। आप देखेंगे परमाणु, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिएगा, कोई भी परमाणु है वो हमेशा उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? किसी भी परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में बात करेंगे विस्तार से। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज होता है, अर्थात आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। समझ रहे हैं ना कि एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान भी होती है और दोनों पे समान चार्ज भी होता है। जबकि तीसरा कण जो है उनका न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है और उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिएगा, एक परमाणु है, उस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे है, और दोनों का आवेश बराबर है, और लेकिन अपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव है और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव है। तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल हो जाएंगे, तो परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा ना। अब आपने कभी उदासीन मतलब न्यूट्रल, यानी कि किसी भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसकी वजह क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ उनका आवेश भी आपस में बराबर है, परंतु विपरीत है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। अब परमाणु की आपने देखी होगी संरचना, परमाणु की संरचना कभी आपने देखी होगी, तो परमाणु की संरचना क्या होती है कि इस तरह से शो करते हैं। ये उसका नाभिक होता है, बाहर कक्षाएं होती हैं। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में मूव करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम हो गई, और प्रोटॉन पहले से जितने हैं उतने ही हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की ज़्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी अर्थात नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले दोनों के चार्ज बराबर थे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर थी, दोनों के चार्ज बराबर थे, लेकिन एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसीलिए परमाणु उदासीन था। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो परमाणु क्या बन जाएगा? धनायन। क्या बन जाता है? धनायन, पॉजिटिव आयन। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव वाला कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऋण आयन बन जाएगा। अर्थात अब इस पर कोई ना कोई आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन के आने से पहले या इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले कोई भी परमाणु कैसा था? उदासीन। ना तो वो पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव था, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल हैं जिन पे आवेश है वो आपस में बराबर हैं, संख्या में बराबर हैं और आवेश में बराबर हैं, लेकिन आवेश विपरीत है, इसलिए परमाणु उदासीन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने जाने से क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋणात्मक ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका ऋणावेशित हो जाएगा, आपका जो परमाणु है ऋणावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। यानी कि कैसा कण बन जाएगा? वो आवेशित कण बन जाएगा। इससे पहले परमाणु कैसा कण था? उदासीन, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से वो कैसा हो गया? आवेशित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको समझ में आ गया आयन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से परमाणु आयन बन जाता है। तो आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसीलिए पड़ा है कि इसमें आवेशित कणों की प्रधानता होती है, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। इसका हमने देखा कि तापमंडल की 2 परतों में से पहली परत आयन मंडल है, और आयन मंडल में इसकी जो उसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है? किसके ऊपर? मध्य मंडल के ऊपर 640 किलोमीटर तक है। और ध्यान रखिए कुछ किलोमीटर में 400, कुछ किताबों में 400 किलोमीटर दिखाते हैं, लेकिन सही आंकड़ा आपका 640 किलोमीटर ही है।
ध्यान रखिएगा, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता पाई जाती है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता क्यों पाई जाती है कि सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशन में पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा कुछ आवेशित कणों को खींच लिया जाता है अपनी ओर। यानी कि सूरज से जो एनर्जी निकल रही है उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है ना, चुंबकीय विकिरण जिसे हम कहते हैं, वो चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा आकर्षित किया जाता है और उस चुंबकीय विकिरण में बहुत सारे आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो आयन मंडल में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आयन मंडल में आवेशित कणों की प्रधानता होती है। तो आप समझ गए होंगे आवेशित कण क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, आयन मंडल में भी वायु है, विभिन्न गैसें हैं, लेकिन गैसों के जो परमाणु हैं वो क्या हो गए हैं, अब आयन बन गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज के मैग्नेटिक रेडिएशन से काफ़ी सारे आवेशित कण आ गए हैं। तो आयन मंडल में आवेशित कणों की प्रधानता होती है और पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाता, यह मंडल पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। संचार व्यवस्था का मतलब है कम्युनिकेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम दो तरह का होता है। पहला कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वायर्ड, यानी कि जैसे आपने देखा हो पुराने टाइम में टेलीफोन यूज होता था, तो आपके घर से एक तार जाता था एक्सचेंज तक, या टेलीफोन केबल बिछी होती थी, तो सारे टेलीफोन तार के माध्यम से जुड़े होते थे। तब संचार उपग्रहों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो वायरलेस कनेक्शन है तो हमें संचार उपग्रहों की आवश्यकता होती है। संचार उपग्रहों की आवश्यकता होती है, तो संचार उपग्रह हमारे पृथ्वी के संचार उपग्रह बेसिकली आप देखेंगे, संचार उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह जिन्हें कहा जाता है, जो ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो थोड़े से नीची कक्षा में होते हैं, लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षाओं में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कक्षाओं में इसकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट कौन सा है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन सा है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कौन सा है, ठीक है ना, इनकी बात हम करेंगे। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव कौन बनाता है, आयन मंडल, क्योंकि जो उपग्रह हैं वो उपग्रह अंतरिक्ष में हैं और अंतरिक्ष में उपग्रहों से कनेक्टिविटी जो होती है वो उनमें इन विद्युत आवेशित कणों का बहुत रोल होता है। ये रेडियो प्रोपागेशन को, रेडियो तरंगों को सुचारू रूप से जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को संभव बनाने में आयन मंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर आवेशित कणों की प्रधानता होती है और इसकी जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है वो 600 किलोमीटर ऊपर तक है। इसके दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे वायुमंडल की सबसे आखिरी अर्थात 5वीं परत के बारे में। पहले सेक्शन में हमने पहली 4 परतों के बारे में बात की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अब जो अंतिम परत है उसका नाम है बहिर्मंडल, या इसको आयतन मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इससे पहले वाली परत आयन मंडल थी और ये परत आयतन मंडल है, इसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ध्यान रखिएगा, इसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, इसीलिए वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप जानते हैं सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है और सबसे गर्म परत कौन सी है, बहिर्मंडल या आयतन मंडल। ध्यान रखिएगा, आयतन मंडल के अंतर्गत ध्रुवीय उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय उपग्रह इंग्लिश में कहते हैं इनको पोलर सैटेलाइट, इंग्लिश में कहते हैं पोलर सैटेलाइट। बताता हूँ मैं आपको क्या होता है ये। देखिएगा, सबसे पहला शब्द आता है उपग्रह। देखिएगा, अंतरिक्ष की जब भी हम अध्ययन करते हैं तो अंतरिक्ष में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आकाशगंगाएं। आकाशगंगाओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तारे। तारों के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों की बात होती है और ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाले पिंड अर्थात उपग्रह की बात होती है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन करते हैं, उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं, धूमकेतु का अध्ययन करते हैं, पुच्छल तारे का अध्ययन करते हैं। ये हम अंतरिक्ष वाले जब टॉपिक कवर करेंगे तब बात करेंगे। अभी बात मैं आपको बता दूं उपग्रह की। देखिएगा, ऐसे अंतरिक्ष पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे अंतरिक्ष पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तारों के और ग्रहों का जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। एक उदाहरण से समझिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा को किसने बनाया है? प्रकृति ने खुद बनाया है। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो किसी भी ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, किसी भी ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। अर्थात जो उपग्रह
प्राकृतिक रूप से हमेशा से विद्यमान हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा आपने सुने होंगे मंगल के डीमोस, फोबोस, बृहस्पति के सुने होंगे आपने, कई सारे आप उपग्रहों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। वे सारे उपग्रह कैसे हैं? प्राकृतिक। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो आपने सुने होंगे। आर्यभट्ट हमारे देश का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था। और बहुत सारे आप उपग्रहों की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इसरो के द्वारा बहुत सारे उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। तो जो उपग्रह मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह भेजने की आवश्यकता क्या है कि मानव जीवन को सरल बनाने के लिए कैसे उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बेहतर की जाती है। आप जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, चाहे वो ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वायरलेस कम्युनिकेशन में उपग्रह का बहुत बड़ा रोल है। आपके जितने भी मौसम विभाग के जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं वो सारे उपग्रह पर आधारित हैं। मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उपग्रह से चित्र लिए जाते हैं। या आपने सुना होगा GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS भी एक उपग्रह है। कैसा सैटेलाइट है? वो कृत्रिम सैटेलाइट है। और वो क्या करता है? पृथ्वी की ग्लोबल पोजीशनिंग अर्थात एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी पर रास्ते दिखाता है या बहुत जगह की जानकारी देता है, मैप इत्यादि प्रस्तुत करता है। तो ये सारे उपग्रह कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मानव जीवन को आसान बना रहा है। तो कृत्रिम उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो कृत्रिम रूप से भेजे जाते हैं, किसी ग्रह का परिक्रमा करते हैं और इनका उद्देश्य है मानव क्रियाकलापों में सहायता करना, जिससे कि मानव जीवन और आसान हो सके। तो कृत्रिम उपग्रह की जब भी हम बात करते हैं तो कृत्रिम उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह में कौन कौन से उपग्रह आपको मिलेंगे? संचार उपग्रह जो संचार व्यवस्था को बढ़िया करेंगे, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, या आपके मौसम संबंधी उपग्रह होंगे, या आपके नेविगेशन उपग्रह होंगे। हम साइंस एंड टेक में बात करेंगे इसकी डिटेल में, अभी चूँकि वर्ड आया तो बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर जाकर स्थापित किए जाते हैं, पृथ्वी का कहीं ना कहीं चक्कर लगाते हैं। तो जिस स्थान पर वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं वह उनकी कक्षा कही जाती है। तो कक्षा की ऊंचाई और कक्षा की दिशा के आधार पर उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपकी विषुवत रेखा, ये इक्वेटर। कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो ग्रह से ध्रुव से ध्रुव चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं और उनकी कक्षा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। कुछ उपग्रह आपके विषुवत रेखा के ऊपर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं और उनकी कक्षा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। कक्षा की ऊंचाई अर्थात पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर वो स्थित हैं। आपने अगर एक मूवी देखी होगी परमाणु, अभी जो मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, उसमें आपने देखा था पोखरण में इनको परमाणु बम की टेस्टिंग करनी थी। तो देखा होगा अमेरिकन सैटेलाइट इन पर नज़र रखती है कि उस पोखरण वाले इलाके में कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो ऐसे उपग्रह कौन से उपग्रह कहलाते हैं? आपके ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है कि पृथ्वी पर नज़र रखने के काम आते हैं ज़्यादातर। और जो आपके भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं उनकी कक्षा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और वो पृथ्वी पर संचार व्यवस्थाओं को बेहतर करने के काम आते हैं। तो उपग्रह आपने देखा, उपग्रह आपके सबसे पहले कौन से उपग्रह? ध्रुवीय उपग्रह। तो आपके बहिर्मंडल या आयतन मंडल में ध्रुवीय उपग्रह ही पाए जाते हैं। अब ध्रुवीय उपग्रह जिस कक्षा में घूमते हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जब वो घूम रहे हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो उनकी कक्षा हो गई। तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई के आधार पर कई प्रकार की कक्षाएं होती हैं, उपग्रहों की कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा है आपकी LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, इस कक्षा की ऊंचाई 200 से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि जो उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, उनकी कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी सतह से 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। और इन उपग्रहों को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 80 मिनट से लेकर 130 मिनट के आसपास लगते हैं। ठीक है ना। तो ये उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह कहाँ पाए जाते हैं? आपके बहिर्मंडल में। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, इसके अलावा उपग्रहों की और कक्षाएं होती हैं, जैसे MEO होती है, इसका मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इस कक्षा की ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक होती है और इन उपग्रहों का आवर्तकाल 12 घंटे का होता है। ठीक है ना। जो उपग्रह मीडियम
अर्थ ऑर्बिट में होते हैं उनकी कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक होती है। इनका आवर्तकाल अर्थात ऐसे उपग्रह जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होते हैं ये अपना एक चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर 12 घंटे के आसपास लगाते हैं, जबकि इससे पहले वाले 80 मिनट से 130 मिनट तक अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अधिकतर उपग्रह जो होते हैं वो 20,200 किलोमीटर तक होते हैं। यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पाए जाने वाले उपग्रह अधिकतर 20,200 किलोमीटर की रेंज में होते हैं। और आपने देखा होगा जीपीएस जो उपग्रह है, आप जानते हैं अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिससे हम रास्ते इत्यादि का पता लगाते हैं, लोकेशन का पता लगाते हैं, वो इसी कक्षा में है। जीपीएस किस कक्षा में है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। उपग्रहों वाली बात हम साइंस एंड टेक में, सूचना और प्रौद्योगिकी, फिजिक्स अलग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे, बायोलॉजी अलग पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस अलग पढ़ेंगे। फिर एक पार्ट आता है आपका सूचना और प्रौद्योगिकी। अच्छी कक्षाओं, अच्छी परीक्षाओं में, चाहे वो बीओ की हो, चाहे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित कोई एग्ज़ाम हो, उसमें सूचना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हम एक अलग कक्षा आयोजित करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और ऑर्बिट होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसे कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। इसकी ऊंचाई भी 35,786 किलोमीटर होती है और ये 24 घंटे आवर्तकाल होता है। इसका चक्कर एक 24 घंटे में लगता है। और एक होता है जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल, जो विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये भी एक कक्षा होती है। ये 36,000 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई होती है इसकी पृथ्वी तल से, और ये भी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो आपने देखा कि बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे आखिरी परत, सबसे गर्म, तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसके अंदर ध्रुवीय उपग्रह पाए जाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह किसमें पाए जाते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में, जिनकी कक्षा की ऊंचाई 200 से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है और जो 80 से 130 किलोमीटर, 80 से 130 मिनट में अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करते हैं। और यहाँ ज़्यादातर ऐसे उपग्रह पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर निगरानी का काम करते हैं या बाढ़ इत्यादि की जानकारी देते हैं, बाढ़ के चित्र देते हैं, किस किस एरिया में बाढ़ है, या मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। ऐसे उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अलावा अन्य ऑर्बिट मैंने आपको बताई, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ठीक है ना। देखिएगा, बहिर्मंडल में एक क्षेत्र पाया जाता है, उसको कहते हैं वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट। ध्यान रखना, बेल्ट से आप ये मत समझ लेना आप जो अपनी पैंट में पेटी बांधते हैं उस बेल्ट की बात नहीं हो रही है। बेल्ट का मतलब एक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में ब्राह्मणों की बेल्ट है, यहाँ ब्राह्मण बहुत पाए जाते हैं, हमारे क्षेत्र में ठाकुरों की बेल्ट है, तो इस तरह से कहते हैं। बेल्ट का मतलब एक क्षेत्र हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बेल्ट कैसी बेल्ट? रेडिएशन बेल्ट। क्या नाम है उसका? वॉन एलेन। तो मैं बताता हूँ क्या, उससे पहले बता दूँ, वॉन एलेन एक अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी थे। 2006 में हालांकि इनकी मृत्यु हो गई। वॉन एलेन अमेरिका के एक स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्षेत्र में एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया, यानी कि इस परत में एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे आवेशित कण होते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट की। वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट कहाँ पाई जाती है? बहिर्मंडल में। ये क्या है? इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कि सौर पवन जब चलती है, अर्थात सूरज में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है, तो सूरज की लपटें जो दूर तक निकलती हैं उनको सौर पवनें कहा जाता है। वो सौर पवनें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कई करोड़ किलोमीटर का फासला तय कर बहुत बहुत दूर तक जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो इतने दूर तक वो सौर पवनें आ जाती हैं। उन सौर पवनों से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोबारा समझिए, मान लीजिए कि ये यहाँ आपका पृथ्वी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये आपका यहाँ सूरज है, सन है, ये बहुत दूर है। ठीक है ना। ये आपकी अर्थ है। सूरज से क्या है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है, चारों तरफ, हर तरफ लपटें निकल रही हैं। सूरज से निकलने वाली लपटों को हम क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं। ये सौर पवन अंतरिक्ष में बहुत लंबा रास्ता तय करके पृथ्वी तक आ जाती हैं। और ये पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी का वायुमंडल है, और वायुमंडल में सबसे बाहर की परत कौन सी है? बहिर्मंडल। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो इन सौर पवनों से जो सूरज से निकलती हैं, इनसे बहुत सारे आवेशित कणों को अपनी ओर खींच लेती है। वो आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं? बहिर्मंडल में। और जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे कहते हैं वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट।
ठीक है ना, क्योंकि इस क्षेत्र की खोज किसने की थी? अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी वॉन एलन ने की होगी। तो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्युत आवेशित कहाँ पाए जाते हैं? वो कहाँ पाया जाता है? आपका बहिर्मंडल में। ध्यान रखिएगा, दो घटनाएं होती हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस क्या है कि देखिएगा, सूरज से निकलने वाली सौर पवनें बहुत शक्तिशाली होती हैं और जब वो अंतरिक्ष में बहुत लंबा सफ़र तय करके पृथ्वी तक आती हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। अब ये सूरज से आने वाली किरणें जो सौर पवन है ये अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो अंतरिक्ष में निर्वात है, वहाँ कुछ नहीं है। और जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, अर्थात निर्वात के बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हवा से टकराती हैं। समझ रहे हैं ना आप कि जब सूरज से निकलने वाली सौर पवनें, मैं एक बार फिर दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि सूरज से निकलने वाली सौर पवनें अंतरिक्ष में बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी तक आने के बाद जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। देखिए ये आपका सूरज है, यहाँ से आपकी लपटें निकल रही हैं और ये लपटें पृथ्वी के वायुमंडल तक आती हैं। बीच में बहुत सारे ग्रह हैं, बात करेंगे। तो यहाँ पे सूरज से निकलने वाली लपटें जब आ रही हैं तो पृथ्वी के जैसी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हवा के जो कण हैं उनसे टकराती हैं और रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। रंग बिरंगे प्रकाश उत्पन्न होने की घटना कौन से मंडल में होती है? बहिर्मंडल में होती है। समझ रहे हैं ना कि सूरज से निकलने वाली सौर पवनें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो सूरज पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हवा से टकराकर रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। इस रंग बिरंगे फुलझड़ी नुमा प्रकाश को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पे इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, इसको यहाँ कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पे इस प्रकाश को कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस किस मंडल में ये घटनाएं होती हैं? तो किस मंडल में होती हैं? बहिर्मंडल में होती हैं। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, आयतन मंडल जब समाप्त होता है तो वायुमंडल किस में विलीन हो जाता है? अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। जब बहिर्मंडल की परत खत्म होती है तो वायुमंडल की अंतिम सीमा है वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो आपने इस तरह से पांचों परतें पढ़ी। अब बात करते हैं, अब तक हमने जो पांचों परतें पढ़ी वो पढ़ी किस आधार पर? वो हमने पढ़ी तापी विशेषता के आधार पर। अब हम बात करते हैं रासायनिक विशेषता के आधार पर परतों को किस प्रकार बांटा गया है। यानी कि वायुमंडल को हमने परतों के आधार पर बांटा तापी विशेषता के आधार पर। अब वायुमंडल को हम बांट रहे हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक विशेषता के आधार पर हमने वायुमंडल को दो भागों में बांटा है, सममंडल होमोस्फीयर, विषममंडल हेटेरोस्फीयर। ठीक है ना, यानी कि पूरे वायुमंडल को, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है, इसको हमने मोटे रूप से दो ही भागों में बांट लिया है, नीचे वाला सममंडल, ऊपर वाला विषममंडल, होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। सममंडल में आप देखेंगे, सममंडल में इसकी ऊंचाई कितनी है? सममंडल की 90 किलोमीटर तक है। और सममंडल क्यों कह रहे हैं कि सममंडल में आप जहाँ तक सममंडल में जाएंगे वहाँ तक अगर आप किसी एक ऊंचाई पे पहुँच गए, उस ऊंचाई पर हर जगह वायु जो होगी, आपको गैसों का जो एक अनुपात होगा वो समान मिलेगा। 90 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो सममंडल में आता है। और सममंडल में आप अगर किसी एक ऊंचाई पर हैं, उस ऊंचाई पे आप किधर भी जाइए, कहीं भी मूव करिए पूरे वायुमंडल में उस ऊंचाई पर, वहाँ पे गैसों का अनुपात आपको हमेशा एक सा मिलेगा, समान मिलेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, सममंडल जहाँ गैसों का अनुपात ऊंचाई के संदर्भ में समान है। ऊंचाई के संदर्भ में समान है का मतलब एक बार और समझिए आप कि यहाँ आपकी ये पृथ्वी है, अर्थ, और ये आपका वायुमंडल है। मान लीजिए कि यहाँ तक आपका सममंडल है और ये कहाँ तक है? 90 किलोमीटर तक है। अब आप यहाँ आ गए, मान लीजिए 20 किलोमीटर पे आप यहाँ हैं, 20 किलोमीटर पे एक बंदा यहाँ है, ये भी 20 किलोमीटर है, यहाँ भी 20 किलोमीटर है। तो यहाँ भी गैसों का अनुपात समान होगा, यहाँ भी गैसों का अनुपात समान होगा, यहाँ भी गैसों का अनुपात समान होगा। इसीलिए गैसों का अनुपात ऊंचाई के संदर्भ में समान है, इसलिए सममंडल कहते हैं। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक, और इसके अंतर्गत 3 परतें आती हैं। वो परतें जो हमने तापी विशेषता के आधार पर पढ़ी थी, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल,
तीनों इसके अंतर्गत आती हैं, समताप सममंडल के अंतर्गत। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मानवीय क्रियाकलापों से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो किसका हुआ है? सममंडल का हुआ है, ठीक है ना। जो गैसों का एक अनुपात है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया है, तो वो कहाँ बढ़ा है? सममंडल में बढ़ा है। तो आपको याद रखना है, मानवीय क्रियाकलापों से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो आपका मंडल है वो कौन सा है? सममंडल है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं विषम मंडल। विषम मंडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी परतों के बीच क्या है? असमानता। 90 किलोमीटर से आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाता है? विषम मंडल कहला रहा है। विषम मंडल में जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई के संदर्भ में जगह जगह गैसों का अनुपात क्या होगा? विषम पाया जाएगा। इसीलिए इसको विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान रखिएगा, विषम मंडल में भी 4 परतें पाई जाती हैं। विषम मंडल में 4 परतें कैसे पाई जाती हैं? विषम मंडल में सबसे पहले परत कौन सी होती है? नाइट्रोजन की। यानी कि जैसे ही आप सममंडल को क्रॉस करेंगे तो पहली परत आपको मिलेगी कौन सी? नाइट्रोजन की। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ केवल नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये है कि सममंडल को पार करते ही, जैसे आपने यहाँ पे देखिएगा, एक बार मैं फिर आपको यहाँ समझा दूँ कि आपने पृथ्वी के बाद अर्थ है, ये आपका सममंडल है। इसके बाद जैसे ही आप चले विषम मंडल में तो सबसे पहले आपको लेयर कौन सी मिलेगी? नाइट्रोजन लेयर। क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? 90 से 200 तक सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाएगी? नाइट्रोजन पाई जाएगी। 200 से ऊपर चलेंगे तो फिर कौन सी परत पाई जाएगी? ऑक्सीजन परत पाई जाएगी 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक। फिर आप ऊपर जाएंगे, देखिएगा ये ना विषम मंडल जो है आपका 10,000 किलोमीटर तक है। ये 1000 नहीं है, 10,000 किलोमीटर तक है, लास्ट 10,000 तक है। तो यहाँ आप देखेंगे नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर तक, उसके बाद ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर तक, उसके बाद हीलियम परत आएगी 1100 से 3500 किलोमीटर तक, और सबसे अंत में कौन सी परत होगी? हाइड्रोजन परत होगी जो 3500 किलोमीटर से वायुमंडल के आखिरी छोर तक होगी। तो आपने समझा विषम मंडल। विषम मंडल का विस्तार 90 किलोमीटर के बाद, अर्थात सममंडल के बाद 10,000 किलोमीटर तक विस्तार है। इसमें 4 परतें। सबसे पहले ऊपर जाने में परत नाइट्रोजन परत, फिर ऑक्सीजन परत, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे आखिरी सीमा तक पाई जाएगी। आप अगर देख रहे हैं तो ये गैसें नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर हल्की होती जा रही हैं। तो सबसे नीचे भारी गैस, उसके ऊपर उससे हल्की, उससे ऊपर उससे हल्की, और सबसे अंत में सबसे हल्की गैस आप जानती हैं हाइड्रोजन। तो सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाएगी? हाइड्रोजन परत पाई जाएगी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये आप सबको क्लियर होगा। और इसके नोट्स पाने के लिए जो नंबर मैंने आपको दिया था आप उस पर मैसेज करें। देखिएगा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना आप कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या मुझे क्या और अच्छा करने की आवश्यकता है। और अगर किसी अध्ययन ग्रुप से जुड़े हैं तो कृपया इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।